नमस्कार। प्रारंभ पर आप सभी का स्वागत है। मैं अवनीश। दर्शकों, पंजाब पर जब हम राजनीतिक बात करते हैं तो मामला केवल हिंदू और सिख ये दो कम्युनिटी पे आके टिक जाता है, लेकिन ये सच्चाई नहीं है। तो आइए सबसे पहले अपने पैनलिस्टों का स्वागत कर लेते हैं। बाबा रामदास जी और पुष्कर अवस्थी जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। राम राम। राम राम। जय हो, जय हो, जय श्री राम, जय जय जी श्री राम। बाबा जी, मैं दर्शकों से जरा ये जानकारी साझा कर लूं। देखिए, पंजाब के विधानसभा की 117 कुल सीटें हैं, जिसमें से 30 सीटें ऐसी हैं जो आरक्षित हैं, अनुसूचित जनजाति के लिए, अनुसूचित जाति के लिए। मजे की बात यह है, इन 30 सीटों के अलावा पंजाब की 50 ऐसी विधानसभा सीटें हैं दर्शकों, जहां पर दलित वोट मैटर करते हैं। लेकिन क्या है दलितों की संरचना, और क्यों होशियारपुर के निवासी, जिन्होंने दलित आंदोलन के प्रणेता कहे जाते हैं आधुनिक भारत में, मान्यवर काशीराम, उनकी राजनीति कभी पंजाब में खड़ी नहीं हो सकी। वो उत्तर प्रदेश में राजनीति जरूर कर पाने में सफल हुए। आखिर क्या है ये ताना बाना, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे और पूछेंगे। बाबा रामदास जी, सबसे पहले हम आप ही से जानना चाहेंगे। सर, ये बताइए, 32% आबादी दलितों की रखते हुए भी पंजाब की पॉलिटिक्स में दलितों का कोई स्थान कभी नहीं रहा। काशीराम जी का उदाहरण मैंने आपके सामने दिया। अकाली दल के साथ बीएसपी का हमेशा से गठजोड़ रहा, लेकिन साल 1992 अकेला साल था जब 16% वोट हासिल हुए बीएसपी को। उसके बाद 97 में ये घट के 7.5 हो गया और 2017 में 1.5 हो गया। तो सबसे ज्यादा दलित आबादी रखने वाले पंजाब में दलितों की कोई राजनीतिक औकात बिसात क्यों नहीं बन पाई? सर, उसका कारण था, अगर मैं सही रूप से कहूं तो मायावती का फेलियर। मायावती जो हैं वो इनफैक्ट अपने आप को उन्होंने यूपी तक सीमित कर लिया, वो सही रूप से। और मायावती जो है वो ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स करती हैं, तो आपको पता ही है, वो न कभी कोई जनसभा करेंगी न कुछ नहीं, सिर्फ उठी एक दिन एक बयान दिया। मुझे तो लगता है वो ट्विटर पे भी बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं है। ट्वीट ट्वाट करती हैं कभी? नहीं, नियमित रूप से मायावती जी के ट्विटर हैंडल से ट्वीट अपडेट होते हैं, आवश्यक जब भी होता है, कोई राष्ट्रीय विषय हो या उनकी पार्टी का विषय। हाँ, तो उनकी जो राजनीति थी ना सर, वो यूपी में तो चल गई, परंतु वो जिस प्रकार उनको अपना संगठन खड़ा करना था, वो जब तक कांशीराम जी का प्रभाव था तब तक तो वो, चूंकि कांशीराम जी पंजाब के रहने वाले थे, होशियारपुर के, और कांशीराम सच में पॉलिटिशियन थे। वह व्यक्ति पैदल घूम के, साइकिल पे घूम के, पूरे इलाके में घर घर जाके जो जो असली पॉलिटिक्स होती है वो उन्होंने किया, और उसका रिजल्ट मिला। 16 16.5% तक का वोट जो है उन्होंने हासिल कर लिया। परंतु जब कांशीराम जी जब परिदृश्य से हट गए तो बहन जी की तो, और पंजाब थोड़ा बहन जी से दूर पड़ गया। और बहन जी की एक सबसे गंदी आदत है कि वो अपने अलावा किसी को पार्टी में खड़ा नहीं होने देती, लोकल टीम खड़ी नहीं होने देती। और सर, दूसरे कारण ये था कि जो पंजाब का जो दलित है वो ट्रेडिशनली कांग्रेस का वोटर रहा है, और सिख जो समुदाय है वो कितनी भी बात करे समानता की, जाति प्रथा उन्मूलन की, कुछ भी करते कराते, सच्चाई यह है कि इस सिख समुदाय में जट सिखों का प्रभुत्व है, उनका कब्जा है, और वह घोर जातिवादी हैं, घोर जातिवादी। और उनका जातिवाद यहां तक जाता है कि गुरुद्वारे तक अलग हैं। आप बताइए ना, हिंदुस्तान में कितने मंदिर ऐसे आपको मिलेंगे जहां किसी की जाति पूछकर उसको प्रवेश तो रोक दिया जाता है? आप बताइए। अच्छा, बड़े गुरुद्वारे में तो चलिए चल जाता है। बात यह है कि पंजाब में जो गुरुद्वारा है वो हर गांव का है, हर गांव में गुरुद्वारा है। तो गांव में तो जानते हैं ना कि फलनवा जो फलाने जाति का है, तो बाकायदा रोक दिया जाता है, रुको। अच्छा, एक चीज और बताऊं,
पंजाब का जो गुरुद्वारा जो है वो एक तरह से उसके हर गुरुद्वारे में कम से कम 100, 200, 500 रजाई गद्दा होता है। टेंट हाउस वाला नहीं, प्रॉपर। कम से कम 1000 कटोरी, गिलास, थाली, चम्मच होता है कम से कम। और एक छोटा मोटा टेंट हाउस होता है। और गांव का कोई भी कम्युनिटी लंच डिनर कोई भी कार्यक्रम होता है तो गुरुद्वारे से, आपके घर अगर मेहमान आए तो जाइए गुरुद्वारे से 10 रजाई ले आइए। परंतु अगर आप दलित हैं तो आपको वहां की कटोरी चम्मच नहीं मिलेगी। तो अब भैया, अब दलित को कटोरी चम्मच चाहिए, गांव का गुरुद्वारा जो कि जट सिखों का है या सवर्णों का है वो देगा नहीं, तो मजबूरन दलितों को अपने गुरुद्वारे बनाने पड़े। सर ये बड़ी ठीक बात। जी, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, आप पंजाब के समाज को बहुत गहराई से समझते हैं, जमीनी स्तर पर समझते हैं, लेकिन दर्शकों के सामने जरा एक ब्रॉड पिक्चर अगर रख दिया जाए, तो जो सामाजिक ताना-बाना है जाति वाइज़ पंजाब का, उसमें आप देखें तो जाट सिख जो है वो लगभग 25% है कुल आबादी के। अब उसके बनस्पति जरा हम ले आते हैं दलित आबादी जो 32% है, उस 32% का क्या ताना-बाना है, उसमें 2 तरह के, दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूँ, 2 तरह के दलित आबादी है। एक सिख दलित, दूसरे हिंदू दलित। अब जरा सिख दलितों में देख लीजिए तो रामदासी वो सिख हैं लेकिन दलित हैं 20%। सबसे ज्यादा मजहबी सिख हैं 26%, वो भी दलित हैं। उसके बाद आते हैं आपके राय सिंह सांसी। तो ये कुल मिला के अगर देखा जाए तो 20-20, 40, 46, लगभग 50% दलितों में ऐसे दलित हैं जो देखने में आपको सिख यानी पगड़ीधारी सिख वेश में मिलेंगे। हिंदुओं की दलित आबादी अगर आप देखिए तो सबसे बड़ी जो आबादी है वो आदियों की है, जिनको आद धर्मी बोलते हैं, जो रैदासी होते हैं। रैदासी हालांकि एक अलग भी हैं, लेकिन 10% इनकी आबादी है। 8.66% जो है वो वाल्मीकि समाज की आबादी है, यानी ये कुल मिला के बैठता है 20%। 20%, 50%, 70%, तो ये 5% मान लीजिए और लोग हैं, ये 25%, यानी 100% मामला पूरा हो जाता है। अब सिख के अंदर 46% की दलित आबादी है, ठीक है। हिंदुओं में इतनी सारी दलित आबादी है। क्या आपस में अगर जाट सिख अपने ही दलित सिखों को आपस में मिलाते नहीं, गुरुद्वारा शेयर नहीं करते, सामाजिक कार्यों में शेयर नहीं करते, तो हम ये जानना चाहेंगे आपके जरिए बाबा जी कि हिंदू दलित और सिख दलित इनका आपस में कोई ताना बाना है, क्योंकि ये तो 70% आ जाते हैं। देखिए, ताना बाना तो है पर वो पॉलिटिकल फोर्स नहीं बन पाता। भाई, राजनीति में चुनाव जीतने के लिए तो प्लेटर चाहिए ना सर। जब तक 3-4 समुदाय मिलकर एक वोट बैंक नहीं बनेंगे तब तक सीट नहीं निकलेगी। अच्छा, और दूसरी बात है कि सर पंजाब की राजनीति शुरू से अकाली दल सेंट्रिक रही और अकाली दल से संघर्ष करते रहे कांग्रेसी। संघ, जनसंघ या भाजपा तो बहुत बाद का सिनेरियो है। तो आप अगर पंजाब का प्रारंभिक 20-25 साल देख लीजिए, तो जब संयुक्त पंजाब था जिसमें हरियाणा और हिमाचल प्रदेश जब सम्मिलित था, तो ये एक हिंदू बहुल स्टेट था और शुरू के 5-7-8 मुख्यमंत्री जो है वो सब हिंदू बने और सिखों में एक बहुत बड़ा रिजेंटमेंट था। और ये 1947 से ही, 46 से ही शुरू हो गया था, 47 से ही, कि भैया बंटवारा हुआ, मुसलमानों को पाकिस्तान मिल गया, हिंदुओं को हिंदुस्तान मिल गया, हमको क्या मिला। ये आवाजें तो तब से उठने लगी थी। तो उन्होंने कहा चलो अलग सूबा नहीं मिला, सिख सूबा नहीं मिला, सिख मुख्यमंत्री तक नहीं मिला, यहां पर भी हिंदू ही हमारे पर शासन कर रहे हैं। तो सबसे बड़ा था कि नहीं, हमको बांट दो, भाषा के आधार पर पंजाब बनाओ। हिंदी रक्षा आंदोलन चला, हिंदुओं को बोला गया कि अपनी भाषा जो है पंजाबी मत लिखो, अपनी मातृभाषा हिंदी लिखो। हिंदी रक्षा आंदोलन चला।
60s में। फिर पंजाब का जब बंटवारा हुआ, जब बंटवारा हो गया, हरियाणा अलग हो गया, हिमाचल अलग हो गया, तब जाके इनको पहला सिख मुख्यमंत्री मिला। अब सर अकाली दल की राजनीति है, कांग्रेस उसमें फंसी पड़ी है। कांग्रेस के पास ट्रेडिशनली दलित वोटर पहले दिन से रहा, आदिवासी समुदाय है नहीं, मुसलमान है नहीं। भाई आप देखिए ना, कांग्रेस का जो भी जहां पर भी आधार है, लोग कहते हैं ब्राह्मण, मुसलमान, दलित, आदिवासी, यही 4 मुख्य वर्ग रहे ना। तो आदिवासी पंजाब में नहीं है, मुसलमान पंजाब में है नहीं, ब्राह्मण को आप हिंदू मान लीजिए, और दलित। तो पंजाब ने अपनी सारी पॉलिटिक्स की वो हिंदू और दलित सेंट्रिक की, HD, और कुछ परसेंट सिख तो तोड़ ही लेते थे। तो कभी अकाली, कभी, और अकाली जब सर तगड़े हो गए और कांग्रेस जब उनको नहीं काउंटर कर पा रही थी, इसीलिए ना फिर 70 के दशक में अंत में भिंडरावाले को खड़ा करके, अकालियों को कमजोर करने के लिए ही तो भिंडरावाले को खड़ा किया था कांग्रेस ने, संजय गांधी एंड कमलनाथ ने। दर्शकों के इतिहास में थोड़ा सा रिवीजन करा देते हैं। तो मुख्य कांग्रेस का मुख्य टारगेट था अकालियों को कमजोर करना। अब सर जब भाजपा का उदय हुआ है, तब भाजपा, भाई हिंदू लीडरशिप, हिंदू हृदय सम्राट लोग पैदा हो गए, परंतु 80 के दशक में जब आतंकवाद का दौर था, तब हिंदुओं के मन में एक बात बड़ी कायदे से बैठी हुई है कि पंजाब में तो हमारी रक्षा कांग्रेस ही करेगी। इंदिरा जी ने ही जो है रक्षा की थी, है सर। भाजपा आज तक कभी इस सेंटिमेंट को रिप्लेस नहीं कर पाई, इसलिए भाजपा कभी भी पंजाब में हिंदुओं की पार्टी बन ही नहीं पाई। हिंदू हमेशा कांग्रेस की तरफ ही इंक्लाइंड रहा। थोड़ा बहुत प्रयास करती है भाजपा उसमें, परंतु जब भाजपा अपने बल पर कुछ नहीं कर पाई, तो भाजपा ने एक गलती कर दी जो कि लॉन्ग टर्म में बहुत बड़ी गलती सिद्ध हुई। इन्होंने अकालियों से गठजोड़ कर लिया। हिंदू कहता है फिर हम वहीं आके ढाक के 3 पात हो गए। भाजपा अगर अकाली से गठबंधन कर लेती है तो हिंदू का वोट तो अल्टीमेटली फिर अकालियों को ही चला गया ना। इनको मिलती है विधानसभा में सिर्फ 23 सीट लड़ने को, तो कहते हैं बाकी 70-80 जो सीट है उस पे हम किसको वोट दें, अकालियों को नहीं देंगे। तो हिंदुओं की पार्टी बन जाती है कांग्रेस। जहां भाजपा लड़ती है वहां तो वोट दे देता है, जहां भाजपा नहीं, वहां अकालियों को हिंदू वोट देना नहीं चाहता। सर ये है बेसिक प्रिंसिपल पंजाब की राजनीति का, कि हिंदू अकाली को वोट नहीं देना चाहता। जब तक भाजपा अकालियों की गोद में बैठी रहेगी, तब तक हिंदू पूरी तरह उसको अंगीकार नहीं करेगा। पुष्कर दादा कुछ कह रहे हैं। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। पुष्कर साहब, इससे पहले की टिप्पणी मैं आपके लिए एक छोटी सी चीज, जी बोले बोले। मैं पहले एक्चुअली मैं बाबा जी से एक प्रश्न करना चाहता था, इसलिए मैंने उंगली उठाई थी। बाबा जी, इस पूरे परिदृश्य में जब आप बात कर रहे हैं अकाली और भारतीय जनता पार्टी की, तो ये तो 1977 से चालू हुआ जब जनता पार्टी बनी और तो अकालियों के साथ जनता पार्टी आई, और उसके बाद 80 के बाद जो है जब जनता पार्टी टूट गई और भाजपा का उदय हुआ, नई पार्टी बनकर सामने आई, तब ये हुआ। जरा मैं जानना चाहता हूँ इस पूरी पॉलिटिक्स में, क्योंकि जो है 2014 से पंजाब का सिनेरियो बदला। वहां पे एक पार्टी, एक मैवरिक आई, आप 2014 में भी उसने कमाल किया, 17 में भी उसने कमाल किया, 2022 की असेंबली में भी कमाल किया। अभी आप जो है वो फ्रंट रनर पे इस वक्त जो है सामने दिखती है।
तो यहाँ पर जो दलित पॉलिटिक्स जो बात हिंदू की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो ये देख रहा हूँ हिंदू का वोट सारा जो है, जो कांग्रेस हटा वो गया आपको, बीजेपी को तब भी नहीं आया। तो यहाँ पर मैं जानना चाहता हूँ अपने ज्ञानवर्धन के लिए या दर्शकों के लिए भी कि आप फिनोमिना में दलित पॉलिटिक्स कहाँ है पंजाब। बाबा जी आप म्यूट हैं। अब अवनीश भाई, आप भी कुछ कहना, प्रश्न में ऐड करना चाहते हैं कि मैं इसी बात को आगे बढ़ाऊं? नहीं नहीं, बेहतर हो आप इस प्रश्न का उत्तर अभी दे दीजिए, क्योंकि हम धीरे धीरे चल रहे थे, 70s तक पहुंचे थे और 70s के बाद बट नेचुरल 2014 तक की यात्रा में 30 साल बाकी रहते हैं, तो हम उस 30 साल की भी आकलन करेंगे। लेकिन पुष्कर ने जो ये सवाल किया आप उसको कर लीजिए फिलहाल। देखिए, मैं आप तक आने में सिर्फ 2 मिनट लूंगा, 2014 में आ जाऊंगा मैं। तो जब जो आतंकवाद का दौर था वो बड़ा पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी का दौर था और सही रूप से लोकतंत्र था ही नहीं, क्योंकि जब ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद और वो सब के बाद जब पहला चुनाव हुआ तो उसमें बाकी पार्टियों ने तो एक तरह से हिस्सा ही नहीं लिया था और कांग्रेस को एक तरह से वॉकओवर मिल गया था और बेअंत सिंह जो है वो कांग्रेस के मुख्यमंत्री बने। वो पॉपुलर वोट के मुख्यमंत्री नहीं थे। जैसे कश्मीर में एक बार चुनाव हुआ था, 7% वोट पड़ा था, पर सरकार तो बन गई थी। उसी तरह बेअंत सिंह चीफ मिनिस्टर बने और बेअंत सिंह ने बड़ी बेरहमी से आतंकवाद को केपीएस गिल के साथ मिलकर कुचला। और आज भी पंजाब में बेअंत सिंह को बुचर कहा जाता है। पर उसके बाद का जो माहौल बना उसमें कांग्रेस को अपना सेवियर, है ना, रक्षक, एक शहंशाह, एक मसीहा है जो कि कांग्रेस बचा लेती है, हिंदू को सिर्फ कांग्रेस बचाएगी, ये सेंटिमेंट चलता रहा। और थोड़ा बहुत पंजाबी सिख वोट मिलके जो है कांग्रेस सत्ता में आती जाती रही, कभी आ गई, कभी अकाली, और भाई अकाली कांग्रेस का ही तो ना, कभी ये कभी वो, कभी ये कभी वो चलता रहा। फिर सर 2014 से पहले आम आदमी पार्टी का उदय हुआ और आम आदमी पार्टी बहुत ही कनिंग पॉलिटिक्स लेके आई। आम आदमी पार्टी को एक बात पता था कि भाई सिख और हिंदू जब तक दोनों को नहीं जोड़ेंगे तब तक बेस बनता नहीं है। तो सिखों को जोड़ना है तो खालिस्तानियों से डिक्टेट ले आओ। तो गए कनाडा में, बोले कि हम तुम्हारा एजेंडा पूरा करेंगे। और उनका मॉडस ऑपरेंडी बहुत आसान है, एक दिन में सभी गुरुद्वारों को एक मैसेज भेजना है, फलाने को सपोर्ट करो। और वहां पर भी संडे के जो कांग्रेगेशन होती है, हर संडे को एक तरह से जो है ना गुरुद्वारे में लोग जाते हैं, वहां पे ग्रंथी साहब ने या जो भी है वहां के, उन्होंने एक लेक्चर दिया, अनाउंसमेंट हो गया और गांव के लोगों को बता दिया कि आम आदमी पार्टी, क्योंकि ये हमारा एजेंडा चलाएगी। और हिंदुओं को फ्री बांट दो बिजली, फ्री यात्रा, फ्री ये फ्री वो, तो वो सब बन गया। आज आम आदमी पार्टी खालिस्तानी समर्थन, वो हमने वी हैव बीन फॉलोइंग पंजाब पॉलिटिक्स, जो पंजाब आम आदमी पार्टी का जो खालिस्तानी कनेक्शन है वो हम लोग पिछले 10 साल से फॉलो कर ही रहे हैं, मैं और आप दोनों मिलके। बिल्कुल कर रहा है। और दर्शकों के लिए बाबा जी मैं बता दूं कि पिछली चर्चाएं, कितनी गहन चर्चाएं प्रारंभ के इसी मंच पर बाबा जी के साथ हुई हैं और अलग अलग स्पीकर्स के साथ हुई हैं। उन सारे वीडियोस का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा। दर्शकों से अपील है कि वहां डिस्क्रिप्शन में जरूर जाएं और पुराने वीडियोस भी देखें। जी बाबा। तो सर आज के सिनेरियो में देयर आर 4 पॉलिटिकल फोर्सेस इन पंजाब। मोदी के आने के बाद भाजपा धीरे धीरे एक पॉलिटिकल फोर्स बन रही है, परंतु उसके पास हमेशा एक चैलेंज रहा कि दे हैड नो क्रेडिबल फेस। जैसे भाई तमिलनाडु में अन्नामलाई खड़ा किया गया ना, पंजाब में ऐसा कोई क्रेडिबल फेस नहीं था। एक फेस था जिसपे भाजपा दाव लगाना चाहती थी, जिसका नाम था नवजोत सिंह सिद्धू, पर वो पता नहीं उसको कौन सी पॉलिटिक्स समझ में आई, वो भटक गया। तो आज की तारीख में आज भी भाजपा के पास कोई चेहरा नहीं है। भाजपा थोड़ी सी कंफ्यूज्ड भी है इस चीज को लेकर। अच्छा, भाजपा के पास संगठन नहीं था, क्यों? क्योंकि लंबे समय तक 20-25 साल तक भाजपा सिर्फ 23 सीट की पार्टी बन के रह गई थी। भाजपा के ऊपर एक और ठप्पा था कि ये सिर्फ शहरी हिंदुओं की पार्टी है,
बनियों की पार्टी है। बनियों की पार्टी है, वो तो भाजपा का पुराना भाई। ओबीसी राजनीति तो मोदी जी ने 2014 के बाद शुरू की है ना। 2017 और 22 में जाके ओबीसी फतह हुई है, तो ठीक ये बात। अभी भी है पंजाब में। मतलब अब ये जी। तो सर, आम आदमी पार्टी का जो भी जनाधार है हम्म। वो या तो खालिस्तानी सपोर्ट के कारण है, हम्म। क्योंकि डिक्टेट वहां से आया है। अच्छा, हम्म। खालिस्तानियों के साथ एक समस्या है, अकालियों को वो ट्राई करके देख चुके हैं। अकालियों की जब तक 10 साल लगातार बादल साहब रहे ना, बादल साहब ने खालिस्तानियों की दाल पंजाब में नहीं गलने दी, अमरिंदर सिंह ने भी नहीं गलने दी। तो फिर उन्होंने कहा कि चलो इस पे दाव लगा के देख लेते हैं, अगला वादा कर रहा है, ये गया कि बाकायदे वादा करके आया था कनाडा में। तो उन्होंने इस पे दाव लगा दिया। और ये भाई आखिर अमृतपाल सिंह का प्रादुर्भाव जो हुआ, और पिछले 2 सालों में आपने पंजाब में, वो तो 1 साल से मान लीजिए डिब्रूगढ़ में एनएसए लगा के बंद किया हुआ है, नहीं तो उससे पहले कितना नंगा नाच हो रहा था पंजाब में, आपने देखा ही है। तो आम आदमी पार्टी अपना वादा निभा रही थी, एंड दे हैड गिवन अ फ्री हैंड। अच्छा सर, एक प्रॉब्लम और आती है, यदि आप गांव में, यदि पुलिस गांव के एक गुंडे को यदि फ्री हैंड दे दे तो 2-4 अपने आप ले लेते हैं फ्री हैंड। हम बिल्कुल ले लेंगे। तो सब, अब समस्या यह है कि आम आदमी पार्टी हैज बिकम एक्सट्रीमली अनपॉपुलर इन पंजाब ड्यू टू सेवरल लॉ एंड ऑर्डर इश्यूज, और उनकी जो फ्रीबीज की पॉलिटिक्स है वो उस पर बाद में जाएंगे। ठीक बात, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, अब मैं पुष्कर जी की तरफ आना चाहूंगा। अब देखिए, यही किसान आंदोलन का अगर हवाला ले लें पुष्कर जी, तो उनके एक किसान नेता सो कॉल्ड बहुत बड़ी फिगर है, बुजुर्ग भी हैं, सफेद सफेद दाढ़ी पगड़ी बांध के, और जिस तरीके से दल्लेवाल साहब की मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने यही वीडियो तो उनका वायरल हुआ कि मोदी का ग्राफ राम मंदिर से बहुत बड़ा हो गया है। मोदी का ग्राफ और राम मंदिर, यानी ये कहीं ना कहीं हिंदुओं के भाजपाई होने की बात दल्लेवाल पॉलिटिकली कह रहे थे। ठीक। बाबा जी ने अभी जो बात की, हिंदू दलित एचडी वोट बैंक, आपको याद होगा दादा, बिहार में कभी जो है माई कॉम्बिनेशन हुआ करता था, मुस्लिम यादव कॉम्बिनेशन, लालू प्रसाद यादव का। यहाँ अखिलेश यादव पीडीए लेके घूम रहे हैं, पीडीए का एक कॉन्सेप्ट लेके घूम रहे हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी भारतीय जनता पार्टी 2014 से लगातार हिंदुओं का एकीकरण करने पर काम कर रही है, और वो साफ साफ दिखाई भी दे रहा है, वो वोट में भी दिखाई देता है। 2014 के बाद 2019 और 2024 में जो माहौल है, दल्लेवाला साहब ने खुद इसकी स्वीकारोक्ति कर ली। ऐसे में पंजाब की जमीन पर इस तरह के अलग अलग विषमताओं के बाद आम आदमी पार्टी का जिक्र आपने किया, तो उसको आप कैलकुलेटेड रखे ही होंगे अपने अकाउंट में। सर ये बताइए, ये बाबा जी ने जो एचडी कहा, हिंदू दलित, ये कोई वोट बैंक वहां पर बन रहा है, बन चुका है, या बनने के किसी स्टेज में है, ऐसा कुछ दिखाई देता है आपको? फिर जरा हम बीजेपी की पंजाब को लेकर की गई गलतियों पर भी बात करेंगे। देखिए, जो बाबा जी ने दलित हिंदू वाली बात कही है पंजाब के परिदृश्य में, तो ऑन पेपर तो बहुत सटीक लगता है, और जो बदली हुई परिस्थितियां हैं उसमें भी लगता है कि कुछ काम करेगा, लेकिन क्योंकि ये टेस्टेड नहीं, इस पे जो है कोई भी इस तरह का कोई इलेक्टोरल, उसमें चाहे असेंबली या पार्लियामेंट में कोई ऐसा रिजल्ट सामने नहीं आया है। जी बताएं। सर आपने जो ये बात कही कि अभी वो टेस्टेड नहीं है, तो मेरा सवाल ही यही था कि वो कुछ शेप ले पाया है, कुछ बन पाया है, उसका कोई वजूद है भी एचडी कॉम्बिनेशन का कि नहीं है? टेस्ट तो बात की बात है, वो तो हम मान ही रहे हैं कि टेस्टेड नहीं है। टेस्टेड होता तो देखिए, हम करते। देखिए जिस तरीके से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2014 से एक सूत्री कार्यक्रम रहा है कि जो हिंदुओं में जो बटराव चटराव रहा है, उसको हेन पेन प्रकार ने जो है किसी तरीके से बाय हुक एंड बाय क्रुक उसको जो है एक सिमिलर एक प्लेटफॉर्म पे लाया जाए। हर जगह प्रयास हुए, पंजाब में भी प्रयास हुआ। पंजाब एक एनोमली मैं समझता हूं, यहाँ पे ये शेप लिया है कि नहीं है, प्रयास है। यदि लोढ़ा जिनका आपने जिक्र किया है,
उन्होंने कहा कि राम मंदिर के बाद जो है ग्राफ बढ़ गया। तो जब मेरी अपनी समझ कहती है कि वो शायद ऑन ए होल बोल रहे थे पूरे भारत में, लेकिन उस राम की गर्मी जरूर उनको जो है पंजाब के धरातल पे लगी, क्योंकि ये कभी था नहीं। और बीजेपी जो है 6% की पार्टी वहां पे रही, कोई फोर्स थी नहीं। तो ऐसे में थोड़ा भी हुआ होगा उनको, क्योंकि क्योंकि पंजाब में ग्राउंड में नहीं हूं, लेकिन जो वहां से समाचार या जो हाथ से जो लोग हैं जिनसे वार्ता होती है, उससे स्पष्ट एक कह सकते हैं कि एक स्पंदन तो आया है, एक शेप लेती हुई चीज दिख रही है। लेकिन ये कितनी ग्राउंड फोर्स पे होगी उस पर मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन डेफिनेटली, क्योंकि अल्टीमेटली ये यदि आपको वहां पे पंजाब में कुछ भी होना होगा भारतीय जनता पार्टी को अपने अकेले दम पे, क्योंकि जो है जैसे सही बात जो है बाबा रामदास जी ने दृष्टिगोचर की कि भाजपा वहां पर इसलिए सफल नहीं हुई कि भाजपा का ना अपना कैडर है, और हमेशा वहां पर जो वो छोटे भाई की भी नहीं, मतलब एक सबसे छोटे उसमें उसका जो कद जो था अकाली से बहुत छोटा था। अब इस बार जो है जब से जो अकाली जो है फार्म बिल, कृषि फार्म बिल से अलग हुए, पहली बार इनको आए हैं, विश्वास बढ़ रहा होगा। क्योंकि देखिए एक चीज और भी, बाकी जगह हम शेष भारत में देखते हैं तो वहां पे असेंबली इलेक्शन और पार्लियामेंट्री इलेक्शन, उस पर भाजपा की अच्छी खासी लीड होती। असेंबली भले में कम हो, लेकिन कई 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 जगह प्रदेशों में तो 10% की होती है। लेकिन पंजाब ऐसा है कि उसमें मुश्किल से 3%, पार्लियामेंट्री और असेंबली में भाजपा में जो है केवल 3%, वो एक एज कम है। यहाँ पर क्योंकि इतनी ज्यादा पॉलिटिक्स मिक्स कर चुकी है, तो और विशेषतः इस बात को भी ध्यान रखना पड़ेगा कि दलित वोट जो आपका है, जिसमें कि बसपा और अकाली का बराबर पिछले तो उसमें जो है चाहे 17 में भी गठबंधन था, 22 में भी गठबंधन था बसपा का अकाली का। बसपा वहां करीब 1.5-2% से ज्यादा जो है ग्रो नहीं कर पाए। तो इसके मतलब वहां की लीडरशिप को भी एक वहां के दलित जो पॉपुलेशन है उसको भी एक लीडरशिप की समस्या है। पुश्तैनी तौर पे जो कांग्रेस में जाती थी, अब जो कांग्रेस का 20% कम से कम हिंदुओं का वोट तो मैं देख रहा था वो आप पे शिफ्ट हुआ है, कि सिखों का ही वोट शेयर आप पे शिफ्ट नहीं हुआ, उसमें जो है हिंदुओं का बहुत बड़ा शेयर हुआ, बीजेपी में भी नहीं गया। तो आज की इस परिस्थिति में देखते हुए जो कृषि फार्म के बिल के बाद जो दोबारा जो है कृषि आंदोलन खड़ा हुआ है, खालिस्तानियों का की खालिस्तानी एलिमेंट की एक विशेष भूमिका स्पष्ट रूप से सामने आती दिख रही है, उसके परिणाम आते दिख रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में दलित और हिंदू का कॉम्बिनेशन, ये कह सकते हैं कि ये एक इसका होना एक बड़ा स्वाभाविक प्रक्रिया रहेगी। लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कि अभी तक जो है मैं उस पर बहुत ज्यादा, जब तक कोई उसके परिणाम नहीं आते तब तक नहीं कह सकता कि इलेक्टरल पॉलिटिक्स में वो कन्वर्ट करता है कि नहीं करता। स्वाभाविक रूप से जरूर हुआ होगा, राम एक बाइंडिंग फोर्स है। ठीक है पुष्कर जी, आप बार बार इस चीज को कह रहे हैं कि जब टेस्ट हो जाए, जब टेस्ट हो जाए, अभी टेस्टेड नहीं है, तो जब टेस्टेड हो जाएगा, टेस्ट हो जाएगा, उसके आंकड़े आ जाएंगे, तब तो वो बात पब्लिक डोमेन में होगी, सबके सामने होगी और अपने जो है नंबर्स खोल रही होगी, अपने डेटास दे रही होगी। लेकिन अभी हम इस आकलन पर बात कर रहे हैं कि आखिर क्या वजह है कि देश में सबसे बड़ी दलित आबादी रखने के बावजूद भी कभी दलित राजनीतिक रूप से फ्रंट पर पंजाब में नहीं रहे, और वहां भी वही जो सो कॉल्ड, जिसको कि ये तमाम वामपंथी और जितने भी विचारक है कहते हैं साहब ये मनवादी व्यवस्था है, मनवादी। अरे पंजाब में 25% जाट सिख पूरी पंजाब की राजनीति पर आज तक कब्जा करके बैठा हुआ है, दलित आबादी सबसे ज्यादा वहां है, तुम्हारा दलित हित चिंतन कहाँ जाता है? ये सवाल है, और उसी सवाल से हमारा ये आज का चर्चा का पूरा प्लॉट निकल के आया। अच्छा बाबा जी, आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही, जब आप 2014 के बाद और आम आदमी के एंट्री के बाद पंजाब में वो एक परिदृश्य दिखा रहे थे कि सरकार चल रही है। हालांकि इससे पहले दलित सिख का प्रयोग चन्नी के समय में कांग्रेस ने भी किया था, ठीक है, वो फेल हुआ नहीं हुआ वो अलग इशू है।
लेकिन आपने एक महत्वपूर्ण बात कही कि अब वही पंजाब का वोटर जो शिफ्ट हुआ था आम आदमी पार्टी के पास, जिसने इतना बड़ा बहुमत दिलाया आम आदमी पार्टी को, अब उससे पक गया है, अब उससे रुष्ट है। अगर रुष्ट है, तो फिर वो कहाँ जाएगा? अब वो कहाँ जाएगा, उसको लेने के लिए कौन तैयार है? ऐसे में कोई भाजपा की तैयारी दिखती है? और एक चीज और, भाजपा जिस तरीके से अपना विस्तार कर रही है बाकी राज्यों में जहां वो नहीं है, तो एक बार फिर पंजाब में अकाली के साथ ऐसी कोई संभावना? या महाराष्ट्र जैसी कोई बात कि शिवसेना को तो छोड़ दिया लेकिन शिवसेना के अंदर से सारी शिवसेना निकाल भी ली। तो ये जरा अब बताइएगा कि 2024 के लिहाज से पंजाब का नया ताना बाना क्या है, जबकि वहां की स्टेट असेंबली में आम आदमी पार्टी मौजूद रहेगी। देखिए, इस बात को समझने से पहले पंजाब का सेंटिमेंट समझ लीजिए क्या है इस समय। सिख समुदाय मोदी से कितनी भी नफरत करे, पर एक बहुत बड़ा वर्ग है जो ये मानता है कि नहीं, आदमी काम करने वाला है, ईमानदार है और देश को आगे ले जा रहा है। ये उनका सबसे बड़ा क्रिटिक भी मानता है। पहली बात, पंजाब डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा इंप्रेस होने वाला स्टेट नहीं है, क्योंकि पंजाब एक जमाना था कि भारत का एकमात्र संपन्न और डेवलप्ड राज्य था। आज से 40 साल पहले मेरे कुछ मित्र गाजीपुर जिले के, 35 साल पहले मैं उनको पंजाब घुमाने ले आया और पंजाब के गांव की जब कोठियां उन्होंने देखी, कोठियां नहीं, उनको कोठी कहना, कोठी तो बहुत, पंजाब के गांव में जब महल देखे उन्होंने आज से 35 साल पहले, तो उनकी आंखें फटी रह गईं। मेरे एक मित्र हैं, रिश्तेदार भी हैं, जो कलकत्ते में रहते थे, वो आ गए और पंजाब में उनको ऐसे ही, हम लोग कहीं जालंधर शहर में जा रहे थे, तो जालंधर शहर में रोड के दोनों तरफ जो घर उन्होंने देखे, तो उन्होंने कहा, अरे बाप रे बाप, ऐसा घर तो पूरे बंगाल में नहीं है, पूरे बंगाल में ऐसा घर नहीं है। मैंने कहा ऐसा कम से कम यहां 1 लाख होंगे इस शहर में। वो तो शहर की बात थी, गांव में, गांव की कोठियां आज से 35 साल पहले, सर वो डेवलपमेंट था। क्यों? क्योंकि सब बाहर रहते थे और कमाते बाहर थे, इन्वेस्ट यहां करते थे, सिंपल फंडा था, मनी ऑर्डर इकोनॉमी थी। तो इसलिए पंजाब डेवलपमेंट से बहुत ज्यादा प्रभावित होने वाला नहीं है। आज पंजाब में जो सबसे बड़ा इशू है वो लॉ एंड ऑर्डर है। तो मोदी की एक अपनी अलग ब्रांडिंग है, सबसे बड़ी ब्रांडिंग है योगी जी की। जो भी व्यक्ति अनार्की और भ्रष्ट, सॉरी, लॉ एंड ऑर्डर से ग्रस्त है, परेशान है, वो कहता है कि काश हमारा मुख्यमंत्री भी योगी जैसा होता। तो सर ये एक जनरल सेंटिमेंट है पंजाब का, पहले इसको समझ लीजिए। ये उन लोगों में है जो वोट नहीं देते, जो धुर विरोधी हैं, नफरत तक विरोध करते हैं, उनमें भी ये सेंटिमेंट है मोदी योगी का। बड़ा इंटरेस्टिंग, बड़ी अब आगे आ इंटरेस्टिंग। जाइए, राम मंदिर ने क्या किया है कि 40%, जो 38-40% सो कॉल्ड हिंदू है, उसे जगा दिया है। डल्लेवाल साहब की बात की, मोदी दा ग्राफ, सर वो मोदी दा ग्राफ, डल्लेवाल, मोदी यूपी में और बंगाल में कितने पॉपुलर है उससे डल्लेवाल को कोई मतलब नहीं है। डल्लेवाल की सबसे बड़ी चिंता है कि मोदी पंजाब में बहुत पॉपुलर हो गया, पंजाब के हिंदुओं में। सर जब वो उसमें मैं आपको बताऊं, अक्षत, पूजित अक्षत का जब वितरण हो रहा था और पंजाब में घर 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 कार्यकर्ता गए, राम भक्त गए, और सर उनका जो स्वागत हुआ है और जो लोग भाव विभोर हो गए ना कि भगवान राम साक्षात। अरे यार, एक आदमी जो कि भाजपा या संघ का कार्यकर्ता है, वेब का कार्यकर्ता है, वो आपके घर आया है एक तो कागज पकड़ाने और एक तो इतना सा अक्षत लेने। सर लोग ऐसे लेट गए जैसे सचमुच साक्षात भगवान राम आए। और सर ये इतना बड़ा एक जनसंपर्क अभियान था कि 15 दिन में पूरा पंजाब का घर घर कवर कर दिया।
सर ये जो जनसंपर्क की जो क्षमता है ना, ये सिर्फ भाजपा में है, या संघ कह लीजिए या कुछ भी कह लीजिए आप उसको। सर इसको लेके कान खड़े हुए लोगों को, उसके बाद फिर राम मंदिर, भगवान राम का प्राण प्रतिष्ठा हुई, सारा हिंदू राममय हो गया सारे देश के साथ साथ। अब हुआ क्या है सर, हिंदू 38%, तो भारत पंजाब जैसे राज्य में जहां कम से कम 4 कॉर्नर्ड कंटेस्ट है, कम से कम, तो सर 24-26% पे तो 28% पे तो सरकार बन जाएगी। क्यों पुष्कर दा? बिल्कुल विधानसभा के स्तर पर बन जाएगी, बिल्कुल। 28-30% पे तो सरकार बन जाएगी, आप 40% तो अकेला हिंदू ही है। अब इसमें, अब सर एक बहुत बड़ी फॉल्ट लाइन जो सिख समुदाय में है, वो है दलित, और वो उस फॉल्ट लाइन को यदि भाजपा पकड़ लेती है, पर शर्त एक ही है, चुनाव अकेले लड़ना होगा। ये बड़ी बात। अगर अकालियों का फिर छोटा भाई बन के लड़े, हिंदू फिर कांग्रेस में जाएगा, आज बता रहा हूं। यदि अकेले चुनाव लड़े और दलित समुदाय को अपने में मिला पाए, जो कि इस वक्त बॉर्डर लाइन पे बैठा हुआ है, कहीं भी जा सकता है। अच्छा बाबा जी, जब आप दलित आबादी को मिलाने की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो सिख दलित हैं, जो रामदासी, दोनों यस, सांसी, इनकी भी बात कर रहे हैं ना, वाल्मीकियों और जी, अरे एक मिनट, हिंदू दलित इतना ज्यादा परेशान नहीं है जितना सिख दलित परेशान है। बहुत महत्वपूर्ण बात, जी जी। उसका कारण है सर, कारण यह है कि पहले तो तुमने जगह दी कि वो अपना अलग गुरुद्वारा बनाए। अरे भाई, तुमने जब उनको गुरुद्वारे की कटोरी, अरे भाई दलितों को अपने गुरुद्वारे में प्रवेश नहीं करने दो, उसके बाद जब वो मांगने आएगी साहब मुझे जरा रजाई गद्दे दे दीजिए, मेरे घर मेहमान आए हैं, या मेरे घर बेटी की शादी है, जरा कटोरी गिलास चम्मच दे दीजिए, भला नहीं, हम दलित को जो है अपनी कटोरी नहीं देंगे, छुआछूत। तो उन्होंने अपने अलग गुरुद्वारे बना लिए, उन्होंने भी 1000 कटोरी की, क्या 1000 कटोरी कौन सा समुदाय नहीं खरीद सकता अपने लिए, हर गांव में दलित गुरुद्वारा बन गया। उसके बाद क्या है कि रविदासी समुदाय बहुत बड़ा है, जिसको कि बनारस में आपके जो है स्वामी रविदास जी का जो जन्म स्थान है, बेगमपुरा, जी जी, तो सर रविदासी गुरुद्वारे भी हैं, रविदासी मंदिर, रविदास मंदिर, रविदास गुरुद्वारा। सर वहां पे एक बहुत बड़ा एक मैटर ऑफ कंटेंशन था कि जब रविदास गुरुद्वारा बनता था, तो वहां पे बाकायदे गुरु नानक देव जी और गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश होता था बाकायदे। अब सब सिखों की एक जिद है कि सिर्फ गुरु ग्रंथ साहिब रहेंगे, कोई जीवित गुरु नहीं रहेगा। तो उन्होंने कहा ना 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 भैया, हमारा तो रहेगा। इस पे बहुत दिन टकराव चला। उन्होंने कहा ना 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 ना, गुरु ग्रंथ साहब भी रहेंगे, और पर हमारा बगल में हमारा जीवित गुरु भी बैठेगा। बराबर नहीं बैठेगा, नीचे बैठेगा। बोला नहीं, बराबर बैठेगा। ये समस्या करते 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 फिर सर एक बार वहां पे वियना में कहीं गुरुजी जो यहाँ के जो रविदास गुरु जो है, उनके जो गुरुजी वहां गए थे, उन पे जानलेवा हमला हुआ, 4 लोग मर गए। इसके प्रतिक्रिया में यहाँ पंजाब में बड़ा भयंकर जो है दंगा हुआ, 4 दिन तक पंजाब जला, ट्रेनें फूंक दी गई और पूरा वो, उसका केंद्र जालंधर था। उसके बाद सर इन्होंने एक बहुत बड़ा एक स्टेप उठाया रविदास गुरुद्वारों ने। उन्होंने कहा अच्छा, आपका ये मतलब कहना है ना कि ग्रंथ साहब के बगल में जीवित गुरु नहीं बैठेगा, बराबर नहीं बैठेगा। उन्होंने बोला ठीक है, आप अपना ग्रंथ साहब ले जाइए, हमारा तो जीवित गुरु बैठेगा, हम अपना अलग ग्रंथ बना लेंगे। तो गुरु ग्रंथ साहब में जो रविदास जी की जो वाणी थी और अन्य संतों की जो वाणी थी, खासतौर पे दलित संतों की और ये सब है, वो उन्होंने उसको कंपाइल करके एक अलग ग्रंथ बना लिया। अब सब इसको लेके आम सिख समुदाय को बहुत बुरा लगा। उन रेडिकल्स के ऊपर गुस्सा आया कि तुमने उनको इतना मजबूर कर दिया कि उन्होंने अपने गुरुद्वारा से गुरु ग्रंथ साहब हटा दिए।
और अपना अलग ग्रंथ बना लिया। मतलब यू पुश्ड देम अप टू दिस लेवल। सर वो अच्छा, उसमें क्या हुआ फिर? हालांकि बाद में रविदास समुदाय में भी फूट पड़ गई, लमने का नहीं, ये बहुत गलत बात है, हम अलाउ नहीं करेंगे कि। तो कुछ गुरुद्वारों में अभी भी गुरु ग्रंथ साहब बाकायदे प्रकाशमान है, वो है, परंतु वो जीवित गुरु भी रहेगा। सर ये एक बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंटेंशन है दोनों समुदायों के बीच में, और वो खटास अभी भी है, उसको भरने का कोई प्रयास सिख समुदाय ने नहीं किया। तो सर वो एक फॉल्ट लाइन है, और वो एलिनेटेड हैं। ठीक है। और बहुत अब ये सर दोनों मिला के पता है कितना हो जाते हैं? मैंने जुड़ाया आपको सर, 20% रामदासी, 26% टोटल इलेक्टोरेट का सर, टोटल 50%। इलेक्टोरेट का लगभग 55-60%। मैं वही कह रहा हूं, मैंने शुरू में ही गिना है, बिल्कुल सही बात है। और एक चीज और बाबा जी यहाँ महत्वपूर्ण बताऊं, आप जब ये रैदासियों की बात कर रहे हैं तो ये इतने स्ट्रांग हैं, आपने इतने तगड़ा प्रतिकार इन्होंने किया ना ग्रंथ साहब को लेके। और तो दर्शकों, आपको मैं आप तक ये जानकारी रख रहा हूं कि पिछला जो विधानसभा चुनाव हुआ था, तो चुनाव आयोग ने जो डेट बाबा जी तय कर दी थी, उसके बीच में ये रैदास जयंती आ रही थी, और चुनाव आयोग को डेट्स बढ़ानी पड़ी रैदास जयंती की वजह से, क्योंकि ये बड़ा रैदासी समुदाय बनारस आता है और बनारस की यात्रा करता है और उसके बाद फिर वापस पंजाब जाता है। तो इतना बड़ा पॉलिटिकल महत्व भी है और इलेक्टोरियल भी महत्व है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है, इसके ऊपर अगर काम बढ़िया से बीजेपी करती हुई दिखाई दे रही है सर। सर बीजेपी जो है ना, वो पहले अंदर अंदर खोदती है। बीजेपी जब बिल खोदती है तो पहले अंदर अंदर खोदती है, बाहर पता नहीं लगने देती है, और फिर अचानक जो है एक दिन जो है बिल फोड़ के बाहर आ जाती है। और आई थिंक दे हैव बीन वर्किंग फॉर द लास्ट 10 years, और ये काम संघ का काम बीजेपी में दिखाई देता है। और बीजेपी दलितों में बहुत, संघ बीजेपी से ज्यादा मैं ये कहूंगा कि संघ दलितों में पिछले 10 सालों से बड़ा व्यापक स्तर पे काम कर रहा है। और जी, उसका पर सर लोहा गर्म होने में समय तो लेता है ना। बिल्कुल। इस वक्त दिस इज द राइट मोमेंट जहां हिंदू और दलित, वो दलित चाहे सिख दलित हो चाहे हिंदू, ये दोनों बीजेपी में आने के लिए तैयार बैठे हैं, बशर्ते कि बीजेपी अपने कार्ड्स ऐसे प्ले करे कि इनको वो अपने साथ मिला सके। और आज बता रहा हूं आपको, अगर बीजेपी ने ये कार्ड सही से प्ले कर दिया तो इसी लोकसभा में अगर बीजेपी 13 की 13 सीट जीत जाए तो मुझे आश्चर्य नहीं होगा, बशर्ते कर दिया अगर ये गोटी सही से बिछा दी तो, एचडी वाली, एचडी वाली। हिंदू और दलित वाली, बिल्कुल सही बात है। पुष्कर दा, आपके पास अंतिम एक्सपर्ट कमेंट के लिए आऊंगा, चाहूंगा कि आप इस चर्चा को कंक्लूड भी करें। बाबा जी की बात से जो ग्राउंड पंजाब का दिखाई दे रहा है, जो आंकड़े दिखाई दे रहे हैं, एचडी का जो एक नया कॉम्बिनेशन आज हम लोगों ने यहाँ पर बात की, ऐसी संभावना पे बात की। बार बार सवाल यही आ रहा है कि अगर भाजपा अच्छे से कर ले जाए, अगर भाजपा अकेले कर ले जाए, आपकी नजर में इस चर्चा को कंक्लूड करते हुए आप बताएं, क्या भाजपा पंजाब को लेकर ऐसा कर सकेगी, करने जा रही है, कर लेगी? मेरे पास ऐसा कोई कारण नहीं है कि भाजपा नहीं करेगी या नहीं कर रही है, क्योंकि भाजपा का जो है, जो भी वोट परसेंटेज आप देख लिए 6% 9% का, भाजपा जानती है। और इन ऐसे राज्यों की परिस्थितियों में अपने अपने काल में उन्होंने काम किया। स्लो मूविंग होता है क्योंकि अंदर से अंदर काम होता है। तो मैं तो समझता हूं कि वहां पर जिस तरीके से मोदी जी 2024 का चुनाव लड़ रहे हैं और जिस तरह अपनी पार्टी को लड़ा रहे हैं, वहां ये बहुत स्पष्ट है कि वो पंजाब में अकाली से कोई गठबंधन करने नहीं जा रहे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी
कुछ खोने को नहीं है वहां पे। अकालियों के साथ तो खोने का है, क्योंकि अकाली संघ रहेंगे तो केवल रिपीटेटिव होगा उनका, लेकिन अभी जो है वो खोने कुछ नहीं। जिस तरीके से बंगाल में आपने देखा, त्रिपुरा में देखा कि जो है कहां से एकदम से छलांग मारते हैं जहां दूसरे की स्पेस है। बाबा जी की बात से मुझे समझ में ये आ रहा है कि जिन हिंदुओं ने जो कांग्रेस को ट्रेडिशनली वोट करते थे, वो अपना सेवियर समझते थे, उन्होंने जब आप पाइए तो बहुत बड़ा चंक हिंदुओं का जो है कि केवल सिख का ही वोट आपको नहीं गया था, हिंदुओं को बहुत बड़ा वोट बैंक गया था। ये वो जाहिर है, क्योंकि वो आप तो वहां पे जो गया है और खालिस्तानी सेंटिमेंट सामने आ चुका है, आपकी पॉलिटिक्स में स्पष्ट रूप से दिख रहा है, तो वो जो चंक है वो बाउंस बैक भारतीय जनता पार्टी पास आने का पूरी पूरी संभावना है। दूसरा ये भी स्पष्ट बात है कि जो आपके जो दलित सिख है उस ये इस पर यह भी साफ लगता है खालिस्तानी एलिमेंट वहां पे नहीं है, वहां जट सिख में है, वहां पे जो लीडरशिप उन्हीं के पास है, तो वो भी है। तो अब क्योंकि पंजाब में पॉलिटिक्स को धरातल से बाबा रामदेव बहुत अच्छी तरह समझते हैं, उन्होंने 13 के, ये तो मैं नहीं कह सकता इस तरह का आकलन, लेकिन इतना स्पष्ट है कि अकाली एक ड्यूंडलिंग फोर्स है, वहां पर स्पष्ट रूप दिख रहा है। नीचे ग्राफ जाएगा, दोबारा अकालियों के फिर जो है 1500% से ज्यादा वोट आने की कोई चांसेस नहीं दिखती है। आपका भी जितना तेज ग्राफ बढ़ा है उसमें भी एक बहुत सब्सटेंशियल मैं गिरावट देख रहा हूं, कांग्रेस नहीं कर पाई। तो जो स्पेसिंग है पूरी वो 28-29% का या 27% का वोट भी यदि उसको फिलफिल कर लिया और चौतरफा मुकाबला है तो निश्चित रूप से जो है पंजाब एक सरप्राइज सब हम सबको दे सकता है, ऐसा मेरा मानना। ठीक है पुष्कर जी, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि पंजाब का भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का क्या नाम है। बार बार बाबा रामदास जी के कहने में भी और हम लोगों की बातचीत में यही बात आ रही है, जब हम ये पूछ रहे हैं कि क्या बीजेपी तैयार है, लीडरशिप है पंजाब में एस्टेब्लिश बीजेपी की। चलिए एक मिनट, नहीं पंजाब में जो है लोकसभा की परिप्रेक्ष्य में बात हो रही, विधानसभा परिप्रेक्ष्य में बात नहीं हो रही। मैं लोकसभा की ही बात कर रहा हूं। हाँ, तो लोकसभा में भारतीय जनता, लोकसभा में पंजाब में भारतीय जनता पार्टी के कौन अध्यक्ष है या कौन नेतृत्व है या कौन टिकट को पाएगा बिल्कुल मैटर नहीं। यदि कुछ मैटर करेगा वहां पे तो मोदी मैटर करेंगे और राम मैटर करेंगे, उससे ये फिर विधानसभा में आप लीडरशिप बात कर सकते हैं। पार्लियामेंट्री जो है अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली लोकसभा का चुनाव जो है प्रेसिडेंशियल फॉर्म का है, मोदी के नाम पे भाजपा लड़ेगी और जो वोटर भी है वो वोट राम और मोदी के नाम पे देगा, उसको नहीं फर्क पड़ेगा पंजाब में भी कि वहां अध्यक्ष कौन है कौन नहीं। इसलिए पंजाब के नेतृत्व का जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अच्छा है बुरा है कि नहीं है, कम से कम मुझे लगता है 24 के चुनाव में मैटर नहीं करे। लोकसभा के चुनाव से ये बात समझ में आती है। लोकसभा, क्योंकि लोकसभा का चुनाव मोदी का अपना चुनाव होता है, वो 10% का टॉप अप हर सीट पर लेके जाते हैं, इसलिए मोदी का चुनाव कहा जाता है। बाबा जी, आप कंक्लूड करना चाह रहे थे, प्लीज। अच्छा, एक चीज खाली इसमें और जोड़ दीजिएगा, एक मिनट, एक चीज और जोड़ दीजिएगा। जब आपने ये कहा था कि प्रधानमंत्री के रूप में वो मोदी को पंजाब की जनता तो चाहती है जो मोदी की विरोधी है, मुख्यमंत्री के रूप में योगी चाहती है, तो अब योगी जी तो जाके पंजाब के मुख्यमंत्री बनेंगे नहीं। तो ऐसे में जरा ये पॉइंट भी एड्रेस कीजिएगा कि जो नेतृत्व का विकल्पहीनता है वो बीजेपी कितना दूर कर पा रहे के रास्ते में दिखाई दे रही है, और आपका जो कंक्लूडिंग रिमार्क जो आप कहना चाहते थे जी। देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, अभी तो आप दी एंड कहां लगा रहे हैं, अभी तो आपने क्लाइमेक्स फिल्म का शूट ही नहीं किया है। अभी तो सर क्लाइमेक्स पे तो बात कर लें। चलिए, दर्शकों की अनुमति से हम इस चर्चा को जारी रखते हैं, ठीक है। हाँ, राम मंदिर तो इंटरवल से राम मंदिर के बाद इंटरवल हुआ। अब आई जरा क्लाइमेक्स पर। सर क्लाइमेक्स है किसान आंदोलन। ठीक। अब हुआ क्या है, जो राम मंदिर ने लोहा गर्म किया था, किसान आंदोलन ने लोहा पिघला दिया है। वो कैसे कि पिछली बार जब सिंघू बॉर्डर पे
किसान भाई चले गए थे और अराजकता का नंगा नाच 14 महीने हुआ, तो लॉ एंड ऑर्डर को पसंद करने वाली जनता बड़ी निराश थी। और उसके बाद अराजकता का जो नंगा नाच पिछले 2 साल से पंजाब में चल रहा है, उसको इस बार अमित शाह, मोदी और खट्टर ने बहुत इफेक्टिवली हैंडल किया है। और वो जो हिंदुओं की रक्षा तो सिर्फ इंदिरा जी ही कर सकती हैं, सर वो जो सेंटिमेंट था ना, वो अब इस बार शिफ्ट हुआ है कि हिंदुओं की रक्षा तो मोदी ही करेगा, योगी ही करेगा, खट्टर ही करेगा, और अराजकता पे लगाम तो यही लगाएंगे। भगवंत मान के बस की बात नहीं है सर, ये है क्लाइमैक्स। आज सर स्थिति ये है कि आप कुछ भी कह लें, इस अराजकता से सबसे ज्यादा दुखी सिख समाज है। पता है क्यों? सर एक बात और है, कोविड हुआ, पूरी दुनिया खड़ी हो गई, जलंधर से शिवालिक की पहाड़ी दिखने लग गई, बर्फ से घिरी हुई, सब कुछ खड़ा हो गया, गेहूं थोड़ी न बढ़ना खड़ा हो गया। धान गेहूं तो फिर भी बढ़ रहा था। आपकी दुकान बंद हो सकती है, किसान की किसानी तो चलती रही। अरे सर, 5 रुपए में 10 लौकियां बेची जा रही थी। बेचना है उसको मत कहिए, दी जा रही थी। हाँ, तो सर बात यह है, और सारा बिजनेस ठप हो गया था। पर जब पहला लॉकडाउन हुआ था तो किराना इतना बेतहाशा बिका था, क्योंकि सब लोग, एवरीबॉडी वाज स्टोरिंग, आपको ध्यान होगा। तो सर दुनिया खड़ी हो जाएगी, किसान का धंधा तो प्रभावित होता नहीं है। आप एक काम करिए, 10 साल तक पंजाब बंद कर दीजिए, परमानेंट नाका लगा दीजिए पूरे देश में, किसान को घंटा फर्क पड़ता है, उसका गेहूं तो उग रहा है। सर ये बात पूरा पंजाब समझ गया है कि यार ये क्या करते हैं, अपना गेहूं लगा के आके सड़क पर बैठ जाते हैं, हमारी पूरी इकोनॉमी, हमारा पूरा समाज रोक देते हैं, इनका गेहूं बढ़ रहा है, इनको तो कोई फर्क पड़ता नहीं। सर इस अराजकता को मोदी, अमित शाह और खट्टर ने बहुत इफेक्टिवली इस किसान आंदोलन में हैंडल किया है। तो सर वो कि हमारी रक्षा तो मोदी ही करेगा, ये सेंटिमेंट इस वक्त बहुत प्रबल है पंजाब में। ठीक बात। और किसान आंदोलन जाटों का आंदोलन है, आई एम सॉरी टू से, चाहे वो हरियाणा का जाट हो, चाहे पश्चिम उत्तर प्रदेश का जाट हो, चाहे पंजाब का। अरे आपको सॉरी फील करने की जरूरत नहीं है, ये तो बिल्कुल तो सर, सार्थक पूरे तो विश्व जब के साथ। जट्टों का या जाटों का सड़क पे जब उत्पात होता है तो 35 जात यूनाइट होती है। ये यूनिवर्सल फिनोमेना है। तो सरदार जी लोग सड़क पे उत्पात कर रहे हैं, खनौरी बॉर्डर पे, उस पे, तो बाकी लोग कह रहे यार ये क्या है यार। अच्छा आपको मालूम है, एक मिनट आपको एक नई बात बता दूं, ए भैया ये सब चल रहा था ना, तब तक एक नया मार्च निकाल दिए सब, पता नहीं कहां से अमृतसर गए थे, पता नहीं क्या मैटर था। लखा सिधाना जी 1000 गाड़ी लेके, मतलब अभी खनौरी और ये चल ही रहा था, तब तक 5-7 धरना और मोर्चा खोल दिए थे बीच पंजाब में। वो तो उसके आप लोगों को तो रिपोर्टिंग नहीं हुई होगी। इसलिए पंजाब में एट अ टाइम 20-25-50 धरना, प्रदर्शन, हड़ताल चलता है इन लोगों का। सर पब्लिक तंग आ चुकी है सर, पब्लिक तो वोट जो है झोले जेब में लेके घूम रही है, कोई ले ले हमसे। मोदी के लिए इतना मुफीद समय है ये लोकसभा चुनाव। अब देखिए कैश कितना कर पाती है, क्या हो। ये तो भविष्य के गर्त में है, और यहीं पर बात आ जाती है बाबा जी, माय कंक्लूडिंग रिमार्क जी, यहीं पर बात आ जाती है मोदी की गारंटी। और प्रधानमंत्री जब मंच से खड़े होकर पूरे देश को संबोधित करते हुए कहते हैं कि ये है मोदी की गारंटी, तो वो गारंटियां अलग अलग तौर पर होती हैं। गारंटियां कहीं सुरक्षा के भाव की, गारंटी कहीं विकास की,
गारंटी कहीं हिंदू के एकीकरण की, गारंटी कहीं सनातन के वापस वैभवों को प्राप्त करने की, मंदिर के रूप में और बाकी तरीके के रूप में, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूरे विश्व के सामने भारत के विश्व गुरु के रूप में स्थापित होने की गारंटी। ये तमाम गारंटियां हैं जो मोदी को लगातार 2014 के बाद 2019 और अब 2024 में भी ऐसे दिखाई दे रही है। दर्शकों, हमें उम्मीद है कि पंजाब की राजनीति पर इतनी बारीक और इतने लंबे स्तर पर अलग अलग दृष्टिकोणों से चर्चा बहुत कम देखने को आपको मिली होगी, और पंजाब के हवाले से जो सबसे बड़ा दलित आबादी रखता है, वहां दलित चिंतक क्यों नहीं कभी चेतते, क्यों नहीं उसकी चिंता करते, इसके कारणों की भी पड़ताल आप जरूर करने पर मजबूर होंगे, ऐसा हमें विश्वास है। तो एक जो HD कॉम्बिनेशन दिखाई दे रहा है, ये संभवतः पंजाब के भविष्य की राजनीति तय करेगा। लोकसभा का चुनाव तो मोदी का होता है, लेकिन पंजाब में एक विधानसभा भी होती है, 117 सीट भी होती है, वहां भी सरकार की आवश्यकता होती है। तो हमें उम्मीद है कि आज की चर्चा आपको अच्छी लगी होगी। इसी के साथ बाबा रामदास जी, पुष्कर जी, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। और दर्शकों, अब हम तीनों को आज्ञा दीजिए। नमस्कार, प्रणाम।